नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गाजा संघर्ष विराम पर मिस्र में चल रही वार्ता में दिए प्रस्ताव को हमास ने ठुकराया। इजरायल ने उत्तरी गाजा में 1.5 लाख लोगों की वापसी का रखा था प्रस्ताव। हमास ने संघर्ष विराम पर अपना प्रस्ताव देने का रखा सुझाव। दक्षिण कोरिया में हुए संसदीय चुनाव में विपक्ष भारी जीत की ओर। ली जे-म्यूंग की डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाई बढ़त। राष्ट्रपति यूं सुक येओल की पीपल पावर पार्टी को चुनावों में लगा झटका। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। सैन्य उपकरण के संयुक्त विकास पर हुई चर्चा। फूमियो किशिदा गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को करेंगे संबोधित। दुनिया के ज्यादातर देशों में मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। ईद की नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। भारत में कल मनाई जाएगी ईद। और सुर्खियों के बाद करते खबरों की शुरुआत एशिया का आईना के साथ। इजरायल और हमास के बीच जारी शांति वार्ता पर फिलहाल कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई है। वहीं अमेरिका के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में युद्ध से निपटने के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रवैये को एक गलती करार देते हुए उनकी सरकार से गाजा में बड़ी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाने का आह्वान किया है। वहीं हमास नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। इजराइल और हमास के बीच नए दौर की शांति वार्ता जारी है। काहिरा में चल रही वार्ता के दौरान इजराइल ने फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में लौटने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर हमास सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल के 2 अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया है और कहा कि वह अपने प्रस्ताव के बारे में बताएगा। नए प्रस्ताव के तहत इजराइल ने बिना किसी सुरक्षा जांच के 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा में लौटने की अनुमति दी थी। इसके बदले में इजराइल को हमास से महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार बंधकों के नामों की सूची चाहिए थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस प्रस्ताव पर किसी तरह की टिप्पणी देने से इनकार किया है। हमास ने कहा कि मिस्र और कतर के मध्यस्थों की तरफ से दिया ताजा प्रस्ताव उसकी मांगों को पूरा नहीं करता है, लेकिन किसी तरह का जवाब देने से पहले वो इस पर और विचार करेगा। इस बीच गाजा में शरणार्थी शिविर में इजराइल के हवाई हमले में हमास नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटों और 3 पोतों के मारे जाने की खबर है। हमास ने इजराइल की तरफ से जारी हमले की कड़ी निंदा की है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से कुछ समय के लिए संघर्ष विराम की अपील की है। उन्होंने कहा कि गाजा पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गलती कर रहे हैं। इजरायली हमलों में नागरिकों की मौत और गाजा के अंदर गंभीर परिस्थितियों को लेकर बाइडेन की ये टिप्पणी अब तक की सबसे सख्त टिप्पणी में से एक है। मुझे लगता है कि वह जो कर रहे हैं वह एक गलती है। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। मैं इजरायलियों से सिर्फ युद्ध विराम करने और अगले 6 से 8 हफ्तों के लिए देश में जाने वाली सभी भोजन और दवाओं तक पहुंच की अनुमति देने की अपील कर रहा हूं। मैंने सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र से बात की है और वे इस खाद्य सहायता को भेजने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की मेडिकल और भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा न करने का कोई बहाना नहीं है। यह अब किया जाना चाहिए।
इस बीच व्हाइट हाउस ने आने वाले कुछ दिनों में रफाह के मुद्दे पर इजराइल और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक की घोषणा की है। मेरा मानना है कि जैसा मैं अपने लोगों से सुनती आई हूँ, उससे यही लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कुछ ही हफ्तों में बनने जा रही है। हर दिन इस मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन जैसा कि यह विशेष बातचीत से संबंधित है, जब इजरायली सरकार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने वाले हैं, तो यह कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। इस बीच स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और कतर ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की बात कही है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बुधवार को कहा कि उन्होंने हमास के साथ गाजा युद्ध में इजराइल के जवाब को मध्य पूर्व और पूरी दुनिया को अस्थिर करने के जोखिम वाला बताया है। सांचेज ने इस बात पर भी जोर दिया कि फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता यूरोप के भू राजनीतिक हितों में है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सुझाव दिया है कि शांति की दिशा में गति बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दे सकता है। हालांकि पेनी वोंग ने कहा कि हमास की इसके शासन में कोई भूमिका नहीं हो सकती है। इस बीच गाजा में राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। फ्रांस की सेना ने उत्तरी गाजा पर 60 टन सहायता गिराई, जबकि सहायता ट्रकों को रफाह में प्रवेश करते देखा गया। इजराइल ने कहा कि मंगलवार को 468 ट्रक के जरिए गाजा में मदद पहुंचाई गई, जो कि संघर्ष शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा है। इस बीच मिस्र में चल रही शांति वार्ता से कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुए। इस संसदीय चुनाव में विपक्ष भारी जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ली जे म्योंग की डेमोक्रेटिक पार्टी ने बढ़त बना ली है, जिससे राष्ट्रपति यून सुक येओल की पीपल पावर पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण कोरिया संसद की 300 सीटों के लिए वोट डाले गए। दरअसल बढ़ती महंगाई और राजनीतिक घोटालों के कारण राष्ट्रपति येओल को दक्षिण कोरिया की जनता ने समर्थन नहीं दिया। दक्षिण कोरिया में आज संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुए। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार 14,229 मतदान केंद्रों पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सांसद होते हैं, जिसमें से 254 लोगों को सीधे वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है। वहीं बाकी 46 सांसद पार्टी समर्थन के अनुसार चयनित किए जाते हैं। शुरुआती रुझानों में राष्ट्रपति यून सुक येओल की पीपल पावर पार्टी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से काफी पीछे चल रही है। रुझानों में विपक्षी डीपी और उसके छोटे सहयोगी दल 300 सीटों वाली संसद में 183, 197 जीतते हुए दिख रहे हैं। वही सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पीपल पावर पार्टी और उसके सहयोगी दल केवल 85, 110 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। पीपल पावर पार्टी के नेता इन रुझानों से असंतुष्ट हैं और अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। हमने लोगों के इच्छा अनुसार राजनीति करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे निराशाजनक हैं। लेकिन हम लोगों की पसंद को देखते हुए मतगणना के अंतिम नतीजों का अंत तक इंतजार करेंगे। यह चुनाव राष्ट्रपति यून सुक येओल के नीतियों का जनता के बीच स्वीकार्यता का परीक्षण है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और राजनीतिक घोटालों के कारण येओल की लोकप्रियता में गिरावट आई है। 2022 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से अभी उनका 3 साल का कार्यकाल बचा है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग उनसे संतुष्ट हैं, तो वहीं वयस्कों ने उन्हें नकार दिया है। मुझे लगता है कि विपक्ष की ताकत के कारण यून सुक येओल प्रशासन पूरी तरह से शक्तिहीन हो गई है, जो सही नहीं है। वह सभी नागरिकों द्वारा चुने गए राष्ट्रपति हैं। इसलिए मेरा मानना है कि उनकी सरकार को इस चुनाव में जीतने की आवश्यकता है और इसलिए मैंने उन्हें वोट दिया। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार बहुत गलत दिशा में जा रही है, इसलिए मेरा मानना है कि राजनीति में सही लोगों का होना जरूरी है। इसलिए कुछ बदलाव और कुछ परिवर्तन की जरूरत है। वहीं इस चुनाव में पूर्व न्याय मंत्री चो कुक के नेतृत्व वाली उदारवादी रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी ने भी अपनी छाप छोड़ी है और रुझानों के अनुसार उसके लगभग 15 सीटें जीतने का अनुमान है। बता दें कि चुनाव के आधिकारिक परिणाम गुरुवार 11 अप्रैल के शुरुआती घंटों तक जारी होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन पिछले चुनावों के एग्जिट पोल ने परिणामों का सटीक अंदाजा लगाया था, तो ऐसे में लोग इस चुनाव के रुझानों पर भरोसा कर रहे हैं।
हांगकांग में एक इमारत में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में 6 की स्थिति गंभीर बताई गई, जबकि 1 की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। आग हांगकांग के न्यू लकी हाउस नामक इमारत में लगी। पुलिस ने बताया कि हादसे में 3 पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हुई है। सुबह 7:53 पर आग की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। आग पहली मंजिल पर स्थित एक जिम में लगी थी। और इसी के साथ खबर दुनिया की में रुक रहे हैं एक विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। बढ़ेंगे आगे और बात अमेरिकाना की और जानेंगे अमेरिकी देशों से जुड़ी खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का संकेत दिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अमेरिका के दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे। प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीनी सैन्य कार्रवाई के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। किशिदा के दौरे से पहले जापान में अमेरिकी राजदूत ने घोषणा की कि अमेरिका जापान के प्रस्तावित नए सैन्य कमांड सेंटर में काफी हद तक सेना कमांड के बदले हुए रुख को अपनाने के लिए तैयार है। चीन के दबाव के बीच अमेरिका और जापान आपसी समन्वय को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं को मजबूत करना चाहते हैं। बढ़ते हुए क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों नेताओं के बीच हो रही बैठक अमेरिका और जापान के बीच मजबूत संबंधों को दिखाती है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जापान के साथ होने वाला शिखर सम्मेलन चीन की बढ़ती ताकत के सामने लंबे समय से सहयोगियों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। व्हाइट हाउस की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। चीन का मुकाबला करने के लिए वॉशिंगटन हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगियों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि चीन ताइवान और पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा जता रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरे पर वे अमेरिका के साथ नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स में अधिक सहयोग के अवसर को देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जापान की कंपनी रैपिडस अगली पीढ़ी के चिप्स के अनुसंधान और विकास में एक अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी कर रही है और निश्चित रूप से जापान और अमेरिका के बीच सहयोग के ऐसे और भी अवसर सामने आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उद्देश्य एक पुराने सहयोगी का सम्मान करना है, जिसे वो अपने हिंद प्रशांत रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। किशिदा 2021 में पदभार संभालने के बाद से बाइडेन के प्रशासन से राजकीय रात्रि भोज में शामिल होने वाले 5वें वैश्विक नेता हैं। अमेरिकी राज्य एरिजोना की शीर्ष अदालत ने गर्भपात पर रोक लगा दी है। मंगलवार को अदालत ने गर्भपात पर करीब 160 साल पुराने पूर्ण प्रतिबंध के कानून को दोबारा बहाल कर दिया है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर गर्भपात कराने वाले डॉक्टर्स को 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। एरिजोना कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें गर्भपात तक पहुंच की राष्ट्रव्यापी गारंटी को खत्म कर दिया गया था। बाइडेन ने कोर्ट के फैसले को क्रूर प्रतिबंध बताते हुए निंदा की और उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो संघीय गर्भपात अधिकारों को फिर से कानून बनाने का समर्थन करेंगे। वहीं बोलिविया में डॉक्टर्स की 72 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। ये सभी डॉक्टर उस विधेयक का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्हें 65 साल का होने पर जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स ने हाथ में तख्तियां लेकर राजधानी लापाज की सड़कों पर मार्च निकाला। इस हड़ताल में शिक्षक भी शामिल हुए। सरकार इस विधेयक को कांग्रेस से पारित करवाना चाहती है। पेंशन और वित्तीय सेवाओं के उपमंत्री फ्रांस अपाजा ने 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की बात से इनकार किया, लेकिन कहा कि डॉक्टर्स की मेडिकल जांच से गुजरना चाहिए जिसमें यह पता चलेगा कि ड्यूटी के लिए वो फिट है या नहीं।
यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की, और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए अब नजर डालते हैं यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर यूरोप इन दिनों के जरिए। संघर्षित यूक्रेन को इंग्लैंड का साथ मिला है। आज कीव में यूक्रेन और ब्रिटेन ने रक्षा और हथियार उत्पादन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज पर कीव में एक सैन्य उद्योग सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें लगभग 30 ब्रिटिश रक्षा कंपनियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने कीव में कहा कि यह सहयोगियों के साथ काम करके युद्धकालीन यूक्रेन के घरेलू हथियार उद्योग को मजबूती देगा। वहीं इटली के सुवियाना बांध के जल विद्युत संयंत्र में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे 4 कर्मचारी झुलस गए और 6 कर्मचारियों के लापता होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बोलोग्ना के दक्षिण में एपिनेन पर्वत पर स्थित सुवियाना बांध के जल विद्युत संयंत्र में यह हादसा हुआ। टरबाइन पर काम के दौरान विस्फोट जमीन के अंदर बनी संरचना में हुआ। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। इस घटना में घायल हुए पीड़ितों तक पहुंचने के लिए बचाव कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तरी इटली में दशकों पुराने एक जल विद्युत संयंत्र में विस्फोट में कम से कम 3 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 श्रमिक घायल हो गए तथा 4 अन्य लोग लापता हैं। बोलाग्रा के दक्षिण में बिजली कंपनी एनएल के बर्गी संयंत्र में रखरखाव के काम के दौरान हुए विस्फोट से 9 मंजिला भूमिगत संरचना का एक हिस्सा ढह गया, जिससे आग लग गई और 60 मीटर की गहराई में बाढ़ आ गई। हादसे के तुरंत बाद गोताखोरों ने लापता लोगों को खोजना शुरू कर दिया। हमें 3 शव मिले हैं और 4 लापता हैं। अभी खोजने का समय है और पता लगा रहे हैं क्या हुआ है। अग्निशमन कर्मी, पुलिस और अन्य लोग काम पर जुटे हैं। हम सभी सुविधा को सुरक्षित करने और सबसे बढ़कर लापता लोगों की तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में हम समय और उचित साधनों के साथ यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। एनएल ग्रीन पावर ने एक बयान में कहा कि बांध को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साल्वातोर बर्नबेई ने घटनास्थल का दौरा किया। कंपनी ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं लापता लोगों को खोजने का काम रात भर जारी रहा। गोताखोरों ने लापता लोगों को खोजने में काफी सावधानी बरती। स्थिति बहुत कठिन है। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम मुख्य रूप से गोताखोरों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि पौधों के साथ क्या हो रहा है और यह समझना होगा कि पानी क्यों आ रहा है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। हमें सबसे पहले उन अग्निशामकों को सुरक्षित करना होगा जो जल स्तर के नीचे काम कर रहे हैं। जल विद्युत संयंत्र में हुए हादसे के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। इटली में कार्यस्थल पर सुरक्षा के बारे में ट्रेड यूनियन पहले ही चिंता जता चुके हैं और अब इस घटना के बाद उनकी चिंताओं को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। देश की 2 सबसे बड़ी यूनियन पहले ही इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए गुरुवार को 4 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने वाली हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस घटना पर चिंता जताई और घटना के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों का आभार जताया। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वो 37 साल की उम्र में आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। हैरिस ने आयरलैंड की 3 दलों की गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में लियो वराडकर की जगह ली है। हैरिस के समर्थन में 88 वोट पड़े। उन्हें गठबंधन की साझेदार पार्टियां फिएना फेल और ग्रीन पार्टी के अलावा कई निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिला। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट,
टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य, दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत और अब बढ़ते हैं आगे अफ्रीका नामा। केनिया ने अपनी सीमा पर हाथियों की मौत के मामले में तंजानिया से शिकार पर रोक लगाने को कहा है। हाल के महीनों में केनिया की सीमा के भीतर 3 हाथियों को गोली मार दी गई। केनिया के अधिकारियों और वन्यजीव संरक्षणवादियों ने तंजानिया से अपनी सीमा के भीतर ही हाथी का शिकार सीमित रखने को कहा है। केनिया में वन्यजीव सफारी से पर्यटन को बल मिलता है और केनिया में वन्यजीवों के शिकार और हाथी दांत की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं तंजानिया में शिकारियों को हाथी के शिकार के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। दोनों देशों में हाथियों का प्रबंधन अलग अलग तरीके से होता है। तंजानिया की सरकार ने केनिया के आग्रह पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और आइए अब नजर डालते हैं विश्व संस्कृति पर। दुनिया के ज्यादातर देशों में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। पाकिस्तान, सीरिया, इंडोनेशिया, यरूशलेम सहित अधिकतर मुस्लिम देशों में नमाज अदा की गई। रिपोर्ट देखिए। इबादत में झुके हुए सिर, अल्लाह को याद करते नतमस्तक हुए इबादत करता। नए सफेद कपड़ों में लोगों ने मौला के सामने झुकाया सिर। बुधवार को ऐसा ही दृश्य दुनिया भर के तमाम देशों में देखा गया जब लोगों ने धूमधाम से ईद उल फित्र यानी ईद मनाई। कहीं बच्चों ने जिद करते हुए अपने लिए गुब्बारे खरीदवाया तो कहीं लोगों ने गले मिलकर इस खास पर्व पर एक दूसरे को बधाइयां दी। कहीं पुरुषों ने एक साथ नमाज अदा की तो कहीं महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ नमाज पढ़कर अल्लाह को याद किया। जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद के अवसर पर नमाज अदा की तो वहीं आम लोगों ने भी ईद की नमाज में आपसी भाईचारे के लिए मन्नतें मांगी। रमजान का महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया, इसके अंदर हमने रोजे रखे, अल्लाह की इबादत की और आज ईद उल फितर की नमाज अदा करी। हमें इसके अंदर अपने तमाम बहन भाइयों को, गरीबों को याद रखना चाहिए कि हम उनको नहीं भूलें जो हमारे अंदर गरीब हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के बांदा आशी में भी लोगों ने बैतुर रहमान मस्जिद में सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित करके ईद मनाई और लोगों ने अपनी इबादत में इजराइल और हमास के बीच शांति की कामना की। मुझे उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि फिलिस्तीन के लोग अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित होंगे एवं भविष्य में अधिक समृद्ध होंगे। संघर्षरत फिलिस्तीन में भी लोगों ने ईद के अवसर पर इस्लाम के सबसे पवित्र जगहों में से एक माने जाने वाले यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में नमाज अदा की। आमतौर पर अल अक्सा मस्जिद में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल गाजा में चल रहे युद्ध और संघर्ष विराम की नाकामी के कारण ये फीका पड़ गया। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत के अल अमीन मस्जिद में भी लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इराक की राजधानी बगदाद के अब्दुल कादिर अल किलानी मस्जिद में भी लोग ईद के अवसर पर इकट्ठा हुए और मन्नतें मांगी। वहीं ईद के अवसर पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने राजधानी दमिश्क के दुमर जिले के तकवा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। बता दें कि ईद उल फित्र जिसे मीठी ईद भी कहते हैं, रमजान के पाक महीने के सफलतापूर्वक पूरे होने की खुशी में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान साल का 9वां महीना होता है, जिसके बाद 10वें महीने शव्वाल की शुरुआत हो जाती है और इस महीने के पहले दिन ही ईद का पर्व मनाया जाता है। और आइए अब आपको दुनिया का दिल के जरिए बताते हैं एक रोचक खबर। कहते हैं जीने की उम्मीद और जज्बा बरकरार हो तो आप मौत को भी मात दे सकते हैं। जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस बात का सटीक उदाहरण है। पेरू के छोटे से शहर चागला में वर्ष 1900 में जन्मे मार्सिलेनो अबाद ने अपने जीवन की नाबाद 124वीं पारी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह खबर देखिए।
और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेरू के मार्सिलेनो अबाद, जो कि अपना 124वां जन्मदिन मना रहे हैं। अबाद का जन्म पेरू के एक छोटे से शहर चागला में 1900 में हुआ था। माशिको के नाम से जाने वाले अबाद 2019 तक पेरू सरकार के किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं थे। 2019 से माशिको को सरकारी पहचान पत्र और पेंशन की सुविधा मिलना शुरू हुई। अब पेरू के अधिकारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर मार्सिलेनो अबाद का नाम शामिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ मार्सिलिनो अबाद टोलेंटिनो के साथ हैं, जिन्हें मासिको के नाम से जाना जाता है। वह अपना 124वां जन्मदिन मना रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, मासिको ने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा लिया है और ईश्वर की कृपा है कि वे आज अच्छे स्वास्थ्य में हमारे साथ हैं। मासिको को दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में गिनीज रिकॉर्ड के नाम के लिए नामांकित किया गया है। माशिको अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाने में सफल होते हैं तो वे दुनिया के अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो जाएंगे। इससे पहले अब तक सबसे ज्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति की उम्र 122 साल दर्ज की गई है। वहीं एक महिला सबसे ज्यादा 117 साल तक जीवित रहीं। अभी ब्रिटेन के रहने वाले 111 साल के जॉन टेनिसवुड के नाम दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष होने का रिकॉर्ड है। इसी महीने वेनेजुएला के 114 साल के व्यक्ति के निधन के बाद जॉन टेनिसवुड के नाम से रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अब मार्सिलेनो अबाद ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उन्हें हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड दिया गया। मार्सिलेनो को उनका इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड देते हैं। मार्सिलेनो अबाद अब बुजुर्गों के लिए बने एक घर में रहते हैं, जहां उनका जन्मदिन खास अंदाज में मनाया गया। केक पर 124 साल दिखाती मोमबत्ती अपने आप में एक अलग कहानी बयां करती है। अब उन्हें अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का इंतजार है।